हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैंपियन। स्टैटिक जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत, तो ठुमरी संगीत जो है वह कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। कथक के मुख्य घराने को हम लोग देखेंगे तो कथक के मुख्य घराने हैं, एक पटियाला घराना है, एक बनारस घराना है, एक लखनऊ घराना है। पटियाला घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना, ये सब कथक से रिलेटेड कुछ घराने हैं। ठुमरी संगीत जो है वो कथक का है। हम लोग कथक से रिलेटेड और कुछ देखेंगे। कथक से रिलेटेड जो एक शैली होता है पूरब शैली, पंजाब शैली। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो गिरिजा देवी है। कथक की रिलेटेड कलाकार जो है वो गिरिजा देवी है, जिनको ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। गिरिजा देवी किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। एक है बेगम अख्तर भी है, बेगम अख्तर, ये भी कथक से संबंधित है। शोभा गुर्टू, ये भी कथक से संबंधित है। निर्मला देवी कथक से संबंधित है। तो कथक के कुछ प्रमुख कलाकार को हम लोग देखें तो गिरिजा देवी है, बेगम अख्तर है, शोभा गुर्टू है और निर्मला देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आज हमारा, चेरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? कौन सा है? चरी है। चरी लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं द्वारा की जाती है? तो ये गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ की जनजाति है गुर्जर? तो ये राजस्थान की जनजाति है। यहाँ पे कौन सा डांस था, लोक नृत्य था? चरी। तो चरी किससे संबंधित है? तो ये डांस किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान के डांस से संबंधित है, राजस्थान का लोक नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। गुर्जर जनजाति की महिलाएं के द्वारा इसको किया जाता है। और चरी है कहाँ का? राजस्थान का है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग को देखें तो हम लोग देखेंगे मोरिया, मांडल, गरसिया जनजाति है। गैर नृत्य, ये गैर नृत्य किससे संबंधित है? तो भील जनजाति। भील जनजाति के लोग जो है गैर नृत्य को करते हैं। फिर रतवई नृत्य हो गया, ये किसकी तरह किया जाता है? मेवाती जनजाति, हरियाणा की जनजाति है, इसको मेवाती जनजाति द्वारा किया जाता है रतवई नृत्य। फिर पनिहारी, शंकरिया, कालवेलिया, ये सब कालवेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर है कालवेलिया जो डांस है, कालवेलिया जनजाति 2010 में यूनेस्को के हेरिटेज साइट में जो है इनको सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, कालवेलिया जनजाति को कब यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था? तो इसको 2010 में जो है सम्मिलित किया गया था। गुलाबो सपेरा को भी नाम से जाना जाता है कालवेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? कर्नाटक वाद्य यंत्र है। और रजना स्वामी द्वारा बनाया जाता है तो मृदंगम। कर्नाटक के जो वाद्य यंत्र है मृदंगम, इसको किसके द्वारा बजाया जाता है? रजना स्वामीनाथन के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है। मृदंगम में क्या क्या है, इसको कौन कौन बजाते हैं? तो उमयापुरम, के शिवरमन, ये सब भी नाम हम लोग याद रखेंगे। मृदंगम को और कौन कौन बजाते हैं? तो उमयापुरम, के शिवरामन। वायलिन के वादककर्ता कौन है? तो एन आर मुरलीधर। फिर बांसुरी के पन्नालाल घोष। वीणा लालमणि मिश्र। बांसुरी पन्नालाल घोष। वायोलिन एन आर मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, डॉल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? डॉल आया फिर डोल आया। डॉल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम, बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। बंगाल का जो है उत्सव डोल यात्रा उत्सव, ये कहाँ का है? बंगाल का है। होली से जस्ट एक दिन हम लोग पहले मनाते हैं। डोल यात्रा उत्सव को होली से जस्ट एक दिन पहले मनाते हैं बंगाल में। फिर देखेंगे असम का और कौन कौन सा मुख्यतः त्यौहार है उसको हम लोग देखेंगे। तो रोंकर बिहू पूछ ले, मेधा मिफी पूछ ले, अम्बुबाची पूछ ले, माजुली पूछ ले, बैसोगु पूछे, बैखो पूछे, ये सब कहाँ का उत्सव है? तो ये सारे का सारा उत्सव असम का है। रोंकर बिहू हो गया, मिदम मिफी हो गया, अम्बुबाची हो गया, माजुली हो गया, वैशुगो हो गया, बैखो हो गया, ये सारे उत्सव जो है वो असम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू की द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है। तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसके द्वारा बुक लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू की द्वारा बुक लिखी है। नेहरू की द्वारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इंडिया फ्रीडम, ये भी नेहरू के द्वारा लिखी गई है। फिर है
द यूनिटी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया, इसको भी किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा लिखी गई है। देखेंगे रिडल्स इन हिंदुइज्म, रेनाडे गांधी एंड जीना, ये वेटिंग फॉर अ वीजा, ऑटोबायोग्राफिक नोट, ये तीनों के तीनों बुक्स जो हैं वो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, वी आर अम्बेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म, रेनाडे गांधी एंड जीना, वेटिंग फॉर अ वीजा, ऑटोबायोग्राफिकल नोट, ये सारे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की बुक है। एक है रेसिडेंस ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब भी क्वेश्चन आ जाए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्रीलंका भारत से डैश के द्वारा अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है, तो पाक स्ट्रेट, जो पाक जल संधि है इसके द्वारा अलग होता है। पनामा जल संधि की बात करें तो पनामा जल संधि में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर अलग होते हैं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर अलग होते हैं पनामा जल संधि में। फिर है पाक जल संधि, है तमिलनाडु प्लस नॉर्थ श्रीलंका, ये किस पे है, जाफना द्वीप, जाफना द्वीप। जो पाक जल संधि है वो तमिलनाडु और नॉर्थ श्रीलंका के अलग करती है। नॉर्थ श्रीलंका का कौन सा जिला है, तो जाफना द्वीप है, जाफना द्वीप है। पाक स्टेट का लेंथ हम लोग पूछे तो 136 किलोमीटर है। इसको जो है किसने बनवाया था, तो रॉबर्ट पाक, इंग्लैंड। मद्रास का जो है वो गवर्नर थे, मद्रास का गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे तब रॉबर्ट पाक। इनके ही नाम पे जो पाक जल संधि का नाम है रॉबर्ट पाक, जो इंग्लैंड के हैं ये, और ये उस टाइम जो है मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय की बल है तो हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो है कृषि पे दिया गया था, द्वितीय जो है वो उद्योग पे दिया गया है, इंडस्ट्री पे दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1956 से 1961 था। इसको किस मॉडल पे तैयार किया गया है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर तैयार किया गया था 1953 में। इसी के तहत जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत जो है परमाणु ऊर्जा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो बोलते हैं 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी जो है इसके अध्यक्ष है। बजट कितना था इसका, 4800 करोड़ का बजट था। पहला भिलाइन संयंत्र पहला जो है भिलाइन संयंत्र जो है वो उस छत्तीसगढ़ में है लगाया गया। इसमें किसके हेल्प से लगाया गया था, रशिया की हेल्प से लगाया था। भिलाई संयंत्र जो किसके हेल्प से लगाया गया, रशिया की हेल्प से लगाया गया था। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पूछे तो वेस्ट बंगाल में, किसकी हेल्प से लगाया गया, ब्रिटेन की हेल्प से लगाया गया। राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में है, किसकी हेल्प से लगाया गया, जर्मनी की हेल्प से लगाया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है, तो कॉटन। जो कॉटन है वो जो है खरीफ की फसल है। बाकी हम लोग देखिए ग्राम, चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल इसमें कॉटन है। खरीफ की कुछ और फसल को हम लोग देखेंगे तो खरीफ की फसल में मक्का हो गया, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, तूर है, दाल मूंगा है, ये सब खरीफ की फसल है। मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, तूर, दाल, मूंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सैंडल है। कौन सा है, सैंडल है। सैंडल है 700 कितना लंबा है, तो 732 मीटर जो लंबा है। इस कहाँ पे सैंडल, तो नॉर्थ अंडमान में है। कहाँ पे, नॉर्थ अंडमान में है। एक है फोंगफुई। फोंगफुई कहाँ का है, तो मिजोरम का ऊंची चोटी है। फोंगफुई मिजोरम की ऊंची चोटी है। देवमाली, देवमाली कहाँ की है, ओडिशा की है। ओडिशा की है देवमाली। कलसुबाई कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कलसुबाई महाराष्ट्र का है। ठीक है, देखेंगे दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट हैरियट हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी है, 365 मीटर है। 365 मीटर है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट थुलिया हो जाएगी। माउंट थुलियर ये 642 मीटर ऊंची है। माउंट थुलियर जो 642 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन था कि अंडमान निकोबार की द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये तो सैंडल हो जाएगा। अगर दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट हैरियट हो जाएगा। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट थुलियर हो जाएगा 642 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किस अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है, तो राष्ट्रपति के पास है ये शक्ति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, हम लोग पिछले क्लास में उपराष्ट्रपति को देखे थे, आज हम लोग राष्ट्रपति को देखेंगे। तो किस अनुच्छेद के जो है अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है दंड को, तो आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल में यही शक्ति किस में नहीं थे, तो 161 में है। राज्यपाल जो 161 के तहत जो है वो क्षमादान कर सकता है। हम लोग देखेंगे
राष्ट्रपति जो है वो कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को भी जो है क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। सविनय न्यायालय अधिनियम ये कब आया था, 1950 में आया था। राष्ट्रपति क्षमादान को कैबिनेट की सलाह से गृह मंत्रालय को भेज सकता है। राष्ट्रपति जो है क्षमादान के लिए अकेले स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान खुद से नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमादान कब करेगा, जब कैबिनेट का सलाह होगा तब। कैबिनेट की सलाह से गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी। तो ये अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। आर्टिकल 57 क्या है, तो पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होगा। आर्टिकल 81 क्या बताता है, लोकसभा को बताता है। आर्टिकल 79 संसद को बताएगा। आर्टिकल 48 जो कृषि और पशुपालन को बताता है। संसद आर्टिकल 79 में क्या होता है, संसद होता है। संसद में दो भाग है, सदन में दो भाग है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जो किस अनुच्छेद में, 81 में है, और राज्यसभा 80 में है। अगर पूछे संसद का अंग कितना है, संसद के अंग जो है वो 3 होते हैं, एक प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, मगध महाजनपद किस नदियों से घिरा हुआ था, तो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। ये 16 महाजनपदों में से एक है मगध महाजनपद। मगध की राजधानी क्या होती थी, तो राजगिरी, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र। राजगिरी, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। मगध के संस्थापक कौन थे, तो बृहदत्त समाजी था, मगध का संस्थापक था बृहदत्त। हम लोग देखेंगे इसमें हर्यक वंश आया था, शिशुनाग वंश आया था, फिर नंद वंश आया था, फिर मौर्य वंश आया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने बंदगान के रूप में जाना जाता था, किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था दिल्ली सल्तनत में, तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम, मतलब सैन्य के लिए, सेवा के लिए जो हम लोग खास गुलाम को खरीदते थे उसको हम लोग बंदगान के नाम से जानते थे। तो हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में और किस किस चीज़ का नाम को जानते थे, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1.8 लाख दास को जो है वो खरीद के रखा था। ठीक है। सैन्य विभाग की प्रमुख को क्या कहा जाता है, दीवान ए आरिज। धर्म विभाग के प्रमुख को क्या बोलते हैं, सैदर उस सुदूर कहा जाता है, सैदर उस सुदूर। न्याय विभाग के प्रमुख को क्या बोला जाता है, दीवान ए काजा। शाही पत्राचार को क्या बोलते हैं, दीवान ए ईशा। विदेशी मामले दीवान ए रियासत। नेक्स्ट देखेंगे, 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके एक ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला। 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें और कुछ बातें को। इसमें 4 लोगों की फांसी मिली थी। एक तो ये ट्रेन कहाँ जा रही थी, सरहानपुर से लखनऊ जा रही थी। डाउन ट्रेन इसका भी नाम था, 8 डाउन ट्रेन इसका नाम था। 4 लोगों को फांसी मिली थी। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला होंगे। इसमें असफ फाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहेरी, ठाकुर रोशन सिंह। 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। गोली किसके हाथ से चली थी, तो गोली जो है मनमथ गुप्ता के हाथ से चली थी। नेक्स्ट देखेंगे, आवर्त श्रेणी जो पीरियड टेबल है कि ग्रुप 1 में, समूह 1 में कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है, तो सोडियम जो है वो हवा के संपर्क आने में कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है। मिट्टी के तेल में इसको डुबा के रखते हैं सोडियम को, चाकू से इसको काटा जा सकता है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता जो है हेम्फ्री डेवी है। ग्रुप 1 में हम देखेंगे और कौन कौन सा एलिमेंट आता है, तो आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ट्रिटियम और फ्रांसियम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आँख का कौन सा हिस्सा किस वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो रेटिना। कहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा हिस्सा किसी वस्तु के छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब कन्वर्जन ऑफ इमेज होता है आई में, तो वो कहाँ पे होता है, रेटिना में होता है। मस्तिष्क को संदेश भी भेजता है। आँख की पुतली, आँखों का रंग, ये सब कौन डिसाइड करता है, प्रकाश नियंत्रण, ये सब कौन किसके द्वारा निर्धारित हो जाता है, तो आइरिस के द्वारा निर्धारित होता है, आँख की पुतली के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग
किसको मापने के लिए किया जाता है? मतलब हेड काउंट जो है, नंबर ऑफ़ पर्सन रेशियो, ये किसको मेजर करता है? तो ये गरीबी को मेजर करता है। हेड काउंट, नंबर ऑफ़ पर्सन, ये रेशियो किसको मेजर करता है? हेड काउंट पॉवर्टी को, गरीबी को मेजर करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश में सुरक्षित वापस लाया गया है? एडवांटेज स्वीट को किस देश में वापस लाया गया है? तो ईरान में लाया गया है। ये भारतीय नाविक जहाज़ था एडवांटेज स्वीट, इसको जो है ईरान से सुरक्षित लाया गया है। इसमें कुल कितने लोग थे? 29 लोग थे। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। इसमें मुद्रा कौन सा है? तोमान है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन सा है? तो इब्राहिम रईसी है। ईरान के कुछ उपग्रह बारे में देखेंगे तो ईरान जो नूर 3 उपग्रह को लॉन्च किया था। एससीओ का स्थायी सदस्य बना। अभी खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया था ईरान, और मुहाविर 10 ड्रोन का उद्घाटन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टिलिंग द पीस अवार्ड मिला है? डिस्टिलिंग द पीस अवार्ड मिला है तो ये सलमान रुश्दी को मिला है। किसको मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है। हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टिलिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है। विहान तिल्या किसकी बुक है? ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर है, विहान तिल्या। ये कौन है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर है विहान तिल्या। लाइफ टाइम डिस्टिलिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? तो ये सलमान रुश्दी को मिला है। फिर है कुछ और है, रोहिणी नैयर अवार्ड 2023, ये किसको मिला है? दीनानाथ राजपूत को मिला है। किसको मिला है? दीनानाथ राजपूत को मिला है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023, ये किसको मिला है? स्वाति नायक को मिला है। 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023, ये किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 को मिला है? नरेंद्र मोदी को। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको मिला है? स्वाति नायक को। रोहिणी नैयर अवार्ड किसको मिला है? दीनानाथ राजपूत को। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। गोल्ड फिशरी कॉन्फ्रेंस 2023 ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। भारत मत्स्य उत्पादन में तीसरा नंबर पे 8% करता है वैश्विक उत्पादन का। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। फिर हम लोग कुछ ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला ग्रैंड स्लैम तो ऑस्ट्रेलिया का होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन को हम लोग देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल में विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच थे। किस देश से? सर्बिया से। महिला में कौन थी? तो एरिना सैबालेंका थी। किस देश से? बेलारूस से है। फिर देखेंगे हम लोग फ्रेंच ओपन को। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच ही थे। महिला एकल में इगा स्विएटेक थी। इगा स्विएटेक ये पोलैंड से ही है। फिर हम लोग इसमें विंबलडन ओपन को देखेंगे तो विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, ये किस देश से? स्पेन से है। महिला एकल मार्केटा वोंद्रोसोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। अमेरिका के हम लोग देखें यूएस ओपन में तो पुरुष का एकल का खिताब कौन जीता था? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। महिला एकल कोको गॉफ, अमेरिका के हैं। थैंक यू।